ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के अध्याय सेकंड उपभोक्ता संतुलन पर, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में तटस्थता वक्र, जिसे उदासीनता वक्र तथा अनअधिमान वक्र के नाम से जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने उसकी परिभाषा तथा रेखाचित्र पर विस्तार से चर्चा की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, जिसका महत्वपूर्ण रोल है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर से हमारा तात्पर्य है वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर वस्तु y की वह मात्रा है। यहाँ इसका तात्पर्य ये है कि x वस्तु की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, उसके बदले y वस्तु की मात्रा को हम त्याग रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि x वस्तु की मात्रा बढ़ाने के बदले y वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग कर रहे हैं, उसको यहाँ हमें समझना है, जिसको वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्यागने को तैयार होता है। किसको? वस्तु y की मात्रा को। किसके बदले? वस्तु की x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता y वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग कर रहा है, उस दर को हम कहेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसमें उसका संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जो तटस्थता वक्र है उसकी परिभाषा पर हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने ये देखा कि तटस्थता वक्र पर स्थित बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ हम समझेंगे कि x वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए हम y वस्तु की मात्रा का त्याग कर रहे हैं। फलस्वरूप जो अन्य संयोग जिस पर हम पहुँचे हैं वहाँ भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे एक तालिका के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने उदाहरण के रूप में दो वस्तुएं ली हैं, वस्तु x और वस्तु y। जैसा कि आप तालिका के अंदर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ a, b, c, d, e संयोग लिए हैं। जैसा कि पहले संयोग की हम बात करें, यहाँ वस्तु x की 1 इकाई और वस्तु y की 12 इकाई है। दूसरे संयोग की बात करें तो यहाँ वस्तु x की 2 इकाई और y वस्तु की 8 इकाई है। और तीसरे जो c संयोग है उसकी हम बात करें तो यहाँ x वस्तु की 3 इकाई और y वस्तु की 5 इकाई है। ठीक इसी प्रकार अगर d और e संयोग की बात करें तो d संयोग पर 4 x की इकाई और 3 y की इकाई है, जबकि e संयोग पर वस्तु x की 5 इकाई और वस्तु y की 2 इकाई है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की कि इन सभी संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, जिसका कारण हमने ये देखा कि x वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो उससे हमारे संतुष्टि लेवल में वृद्धि होती है। परंतु दूसरी तरफ देखें कि x की 1 इकाई के लिए हमने y की 4 इकाइयों का त्याग किया है, तो त्यागने से हमारी संतुष्टि में क्या हुई है? कमी हुई है। लेकिन बच्चों यहाँ हमारे समझने की बात है कि x वस्तु की 1 इकाई में वृद्धि से जो मिलने वाली संतुष्टि है, वृद्धि हुई है, वो इस y वस्तु की मात्रा में की गई कमी से जो संतुष्टि में कमी हुई है उसके बराबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ जितने भी संयोग है वहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ बच्चों हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS/XY की बात कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ B संयोग की बात करें, x की 1 इकाई के लिए यहाँ y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग किया गया है। इसलिए यहाँ B संयोग पर हम बात करें तो यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर कितनी हुई? 4 हुई। जबकि आगे हम बात करें कि x की 1 इकाई के लिए यानी 2 से 3 हो गई, तब यहाँ y वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग किया गया है? 3 इकाइयों का त्याग किया गया है। 8 - 5 यानी 3 इकाइयों का त्याग किया गया है। तो यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर कितनी हुई? 3 हुई। और इसी प्रकार हम D संयोग पर बात करें तो वहाँ कितनी है? 2 है। और E संयोग पर बात करें तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर कितनी है? 1 है। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब है
कि अक्स की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की कितनी मात्रा का त्याग किया गया है। जैसा कि हम तालिका में देख रहे हैं 20 संयोग के अंतर्गत यहाँ 4 इकाइयों का त्याग किया गया है। तो यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगी, 4:1। मतलब y की कितनी इकाइयों की में कमी की गई है, 4 की, और अक्स की कितनी इकाइयों में वृद्धि की है, 1 की। तो इस प्रकार ये हमारे सामने जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर आ रही है वो 4, 3, 2, 1 आ रही है। आगे इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा, इसको हमें बड़ी आसानी से सहजता से समझना होगा। और आप एक चीज़ और देख पा रहे हो यहाँ कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कॉलम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ये जो दर है वो कैसी आ रही है, घटती हुई दर आ रही है। क्योंकि पहले 4 इकाइयों का त्याग किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया, फिर 1 का किया। तो ये जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो ह्रासमान है, घटती हुई है, डिमिनिशिंग रेट है, जिसके कारण जो तटस्थ वक्र है, जो अनादिमान वक्र है, वो मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होता है, उन्तोदर होता है, या जिसे उत्तल हम कह सकते हैं होता है। इसका महत्वपूर्ण रोल है जिसको आगे हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप प्रतिस्थापन की सीमांत दर को जानिए। और जो हम समझ रहे हैं कि वस्तु अक्ष की अतिरिक्त इकाई के लिए y की कितनी मात्रा का त्याग किया गया है। अब प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर का तात्पर्य क्या हुआ, जैसा कि हम इस तालिका के अंतर्गत देख रहे हैं कि कैसी है, घटती हुई है, 4, 3, 2, 1 है। जहां हम देख रहे हैं विभिन्न संयोगों पर A, B, C, D, E पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसको आप अपनी जो पुस्तक है उसके अंतर्गत देखें, पेज संख्या 17 पर, तो वहाँ भी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को परिभाषित किया हुआ है कि y वस्तु के लिए अक्स वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर y वस्तु की वह मात्रा होती है जो अक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है, जहाँ संतुष्टि का लेवल क्या रहता है, स्थिर रहता। वही की वही परिभाषा है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में पूछे तो ये आपको लिखना है, फिर आपको एक टेबल बनानी है जैसा कि आपकी इस तालिका के अंतर्गत दे रखी है। 25, 20, 18, 17 मैंने भी तालिका बनाई है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, काल्पनिक है, लेकिन ये जो y वस्तु की मात्रा में कमी की जा रही है वो घटती हुई दर से होनी चाहिए। तो देख लेना। उसके बाद इससे संबंधित आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो क्षैतिज अक्ष है, जो अक्ष है उस पर हमने अक्ष वस्तु को दर्शाया है, यहाँ y वस्तु है। यहाँ पैमाना लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ भी हमने पैमाना लिया है 2, 4, 6, 8, 10। अब दोनों में टेबल में से कोई भी टेबल ले लेना और उसके आधार पर एक इकाई अक्ष की होने पर y की कितनी इकाई थी, यहाँ हम इस तालिका की जो रेखा चित्र है उसमें देख रहे हैं कि 10 इकाई है, और अक्ष की 2 इकाई पर यहाँ हम देख रहे हैं कि y की कितनी है, 5 इकाई है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से भी कोई तालिका बनाकर उस रेखा चित्र को बना सकते हो। और ये जो आप तटस्थ वक्र देख रहे हो ये मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स उन्तोदर है, जिसको आप उत्तल कह सकते हो। अगर ये दर जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो बढ़ती हुई होती, जैसा कि उपयुक्त हम तालिका को दोबारा देखें कि ये जो हमारी जो टेबल है, अगर वो ये दर ऐसे होती 4, 5, 6, 1 इस प्रकार से होती, ये बढ़ती हुई होती, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो उदासीनता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, वो इस प्रकार से होता। उसको कहते नतोदर। क्या कहते, नतोदर, कॉनकेव कहते, अगर अवतल कहते। तो ऐसा नहीं होता है। अनादिमान वक्र या जिसे हम तटस्थ वक्र कहते हैं वो मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होता है, उन्तोदर होता है। और उसका कारण क्या है कि ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी होती है, घटती हुई होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनादिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व या तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति होता है तो कैसा होता है, उन्तोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसको भी आपको समझना होगा। उसके बाद आप अपनी पुस्तक के अंतर्गत चलिए, उसमें हम देखते हैं
कि इस तटस्थ वक्र की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तटस्थ वक्र को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। कोई 2 विशेषता या कोई 4 विशेषता के बारे में लिख सकते हैं। इससे पहले हम कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर के आधार पर इसका स्लोप हम बात करें कि जो इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थ वक्र है, उसका स्लोप क्या होगा, उसको भी हम देख लें। तो हम यहाँ देखें कि जो डेल्टा वाई, यहाँ डेल्टा का मतलब है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब है परिवर्तन। ये त्रिभुज का सा निशान दिख रहा है, इसका मतलब परिवर्तन। कौन सी वस्तु में? वाई वस्तु की मात्रा में। जैसे अभी हमने इस टेबल के अंतर्गत देखा कि वाई वस्तु की मात्रा में कितना हुआ है, 12 से 8 हुआ है, तो डेल्टा वाई यहाँ कितना हुआ? 4 हुआ जी। और डेल्टा एक्स कितना हुआ, कितना परिवर्तन हुआ जी? 1 का। तो डेल्टा एक्स कितना है? 1 है। तो इस प्रकार यहाँ एम आर एस एक्स वाई क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। इसको बराबर ले सकते हैं एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। ठीक है, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व का ढाल। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी ढाल ही है, और एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई भी क्या है? ढाल है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ हम देखेंगे कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने देखा कि अक्स की हमने ऊपर तालिका में बात की 4 इकाई, डेल्टा वाई का मतलब उसमें होने वाला परिवर्तन। तो पहले ए संयोग से बी संयोग पर गए तो कितने की इकाई का त्याग किया? 4 ले सकते हैं। त्यागने से तुष्टि गुण में कुल कमी कितनी हुई, संतुष्टि में कितनी कमी हुई, तो वो कैसे पता चलेगा हमने कि 4 इकाई हमने क्या किए है? कमी की है। उसको गुणा करेंगे एम यू वाई से। एम यू वाई क्या है कि 4 इकाई जब हमने वाई वस्तु की कम की है तो उससे तुष्टि गुण में कितना परिवर्तन हुआ है, कितनी कमी हुई है, उसको हम इस इकाई से गुणा कर दें 4 से, तो कुल तुष्टि गुण में क्या हुई है, कमी का पता लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों, सीमांत उपयोगिता का हम मापन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ सैद्धांतिक रूप से इसको समझ रहे हैं। क्योंकि सीमांत उपयोगिता का मापने का जो कंसेप्ट था, जो अवधारणा थी, वो हमने पूर्व में गणनावाचक दृष्टिकोण जब हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को समझा है तब हमने पता लगा लिया था। इसको सिर्फ सिद्धांतिक रूप से हम देख रहे हैं कि ये कुल कमी कितनी हुई और अक्स वस्तु की 1 इकाई बढ़ाने से कुल जो संतुष्टि में वृद्धि कितनी हुई कि इसके बराबर। और हमने ये देखा कि चाहे ए संयोग की बात करें, चाहे बी संयोग की बात करें, चाहे सी संयोग की बात करें, प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। क्यों मिलती है? ये होने वाली वृद्धि और होने वाली कमी और ये होने वाली वृद्धि एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि तटस्थ वक्र पर संतुष्टि क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ हमने क्या किया? डेल्टा वाई, इसको इधर ले आए, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, ठीक है, बराबर एम यू एक्स, इसको इधर ले आए। तो पक्षांतरण करते हैं तो ये नीचे चला जाता है, आपने गणित में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन की सीमांत दर उसे ही इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र का ढाल कहते हैं। तो उसका ढाल आपसे पूछा जाए तो ये भी उसी का ढाल है, ये भी उसी का ढाल है। इसको इस नाम से भी कह सकते हैं, इससे भी कह सकते हैं, या एम आर एस एक्स वाई, ये भी तटस्थ वक्र का ढाल है। जैसे कोई लड़का है, इसका स्कूल में नाम रमेश है, घर पे उसको लालू कहते हैं, है तो वही ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ इसको प्रतिस्थापन की सीमांत दर यही तटस्थ वक्र का स्लोप होता है। स्लोप का मतलब कौन क्या ढाल है उसका, और ढाल का पता किससे चलता है? इसी दर से कि पहले 4 का त्याग किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया। तो ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। यहाँ ये माइनस का निशान
केवल और केवल डायरेक्शन को, दिशा को दर्शाता है। और डायरेक्शन क्या कहती है कि अक्ष की मात्रा बढ़ाएंगे तो वाई की मात्रा क्या करेंगे, घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि अक्ष की भी बढ़ा रहे हैं और वाई की भी बढ़ा रहे हैं, या अक्ष की भी घटा रहे हैं और वाई की भी घटा रहे हैं, नहीं, अक्ष की बढ़ा रहे हैं तो वाई की क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यानी दोनों में कैसा संबंध है, नेगेटिव, ऋणात्मक। इसका मतलब ये माइनस का निशान ये दर्शा रहा है कि दोनों के मध्य नेगेटिव निशान है, ऋणात्मक संबंध है, यानी अक्ष की मात्रा बढ़ेगी तो वाई की घटेगी। तो आप ये समझ रहे हैं, आपको यहाँ सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, सारा चीज़ आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ये तटस्थ वक्र का स्लोप होता है, इसको ध्यान में रखना है। MRXY ये भी वही होता है, ये भी वही होता है, ये भी कैसे आए, इतना आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बाकी ये उच्च अध्ययन के लेवल का है, फिलहाल आपको इसको स्लोप को ही समझना है, ठीक है। फिर इसकी विशेषताओं के बारे में अपन बात करें, जैसा कि आपकी पुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ है, पेज संख्या 18 में इसकी विशेषताएं दे रखी है, तो उसकी अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले हम बात करें कि अनआदिमान वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है, मतलब ऋणात्मक ढाल का होता है। जैसा कि हम इसके अंतर्गत समझ रहे हैं कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अब आपको ये हेडिंग भी लगानी होगी और इसके अंतर्गत ये ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है उसका कारण भी देना होगा। तो बच्चों उसका बड़ा आसान सा कारण है कि आप कारण क्या दोगे कि हम अक्ष वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो वाई वस्तु की मात्रा क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यानी एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, दूसरी वस्तु की मात्रा घट रही है, जिसके कारण जो इंडिफरेंस कर्व है, अनअदिमान वक्र है, उसका ढाल है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। न तो इसका ऐसा ये आप देख रहे हो कि क्षैतिज अक्ष के समानांतर ऐसा भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि अक्ष की मात्रा तो बढ़ाई जा रही है लेकिन वाई की मात्रा कांस्टेंट ही है, स्थिर है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा आप देखोगे जैसे आपके पास कोई वस्तु है, उसकी 5 इकाई है और दूसरी वस्तु की मात्रा आपके पास बढ़ रही है 2 से 3, 3 से 4 है, तो निश्चित रूप से आपकी संतुष्टि का लेवल है वो बढ़ेगा। हम देखते हैं कि हम कोई वस्तु ले रहे हैं और बदले में कोई वस्तु दे रहे हैं तो हमारा हो सकता है संतुष्टि लेवल समान रहे, लेकिन आपका पास जो वस्तु है वो तो उतनी की उतनी है और आपको बदले में कोई व्यक्ति और वस्तुएं दे रहा है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हमारे जो संतुष्टि का लेवल है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब जो तटस्थ वक्र है उसकी आकृति इस प्रकार से नहीं हो सकती और न ही ऐसी हो सकती है, और न ही आप ये देख रहे हो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ धनात्मक ढाल का। तो ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अक्ष की इतनी मात्रा है और वाई की इतनी मात्रा है। अब अक्ष की मात्रा भी बढ़ रही है और वाई वस्तु की मात्रा भी बढ़ रही है। अब आपको कोई 2 वस्तुएं हैं, ये भी दे रहा है और ये वस्तु भी दे रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा। जबकि हमने तटस्थ वक्र के अंतर्गत पढ़ा है कि हमारे जो संतुष्टि का लेवल है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उसका कारण क्या है कि इसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हो। दूसरी विशेषता पर अपन चलें तो दूसरी विशेषता आप देखो यहाँ कि तटस्थ को यहाँ काटता नहीं है, ये दूसरी विशेषता है इसके अंतर्गत। और विशेषता हम यहाँ समझें, ऊपर देखें कि अनदिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। और इसका कारण भी हमने अभी टेबल के अंतर्गत आपको कारण भी लिखना होगा, इसका चित्र भी बनाना होगा। चित्र तो बड़ा आसान सा है, वही आपको इंडिफरेंस कर्व बनाना है एक टेबल के अनुसार। यहाँ आप जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और यहाँ आप पैमाना लेना है वाई वस्तु का। तो इसका कारण क्या है, तो बच्चों हमने ऊपर टेबल में देखा कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो हमने एक बार पुनः मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ कि यहाँ ये टेबल आप देख रहे हो कि 4 इकाई का क्या किया, 3 का किया, 2 का किया, 1 का किया।
इसका मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी है, घटती हुई है। और इसी घटती हुई होने के कारण ही जो अनधिमान वक्र है, तटस्थता वक्र है, वो मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होता है, उन्तोदर होता है। तो बच्चों इस टेबल के अनुसार आपको एक रेखा चित्र भी बनाना है और आपको बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि आप इसको बना पाए हैं। और आपको एक और गुजारिश है कि अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो कमेंट में आप लिखा भी करो कि सर हमें ये समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद और इसकी विशेषताओं की बात करें कि अनअधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो क्यों नहीं काटते हैं वो भी हम देखें कि आप ये देख रहे हो। तो अब हम देखें जैसे रेल की जो दो पटरियां हैं या नदी के दो आपस में किनारे वो कभी नहीं मिलते, ठीक उसी प्रकार। और ऐसा क्यों नहीं है उसको हम समझें कि ये एक इंडिफरेंस कर्व है ये वाला। उस पर हम देखें कि एक उदासीनता वक्र पर ये P पॉइंट भी है और R पॉइंट भी है। अब हमने देखा कि एक उदासीनता वक्र पर, एक तटस्थता वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं पर हम देखें संतुष्टि क्या मिलेगी, समान मिलेगी। इसका मतलब P पर जो संतुष्टि मिल रही है वो R पर भी मिल रही है, ठीक है। उसी प्रकार हम एक तटस्थता वक्र यहाँ आप देख रहे हो, आपकी पुस्तक में आप देखना IC2, तो यहाँ भी ये P पर भी है और P बिंदु भी इसी पर है और Q पर भी इसी पर है। इसका मतलब P पर जो संतुष्टि मिल रही है वो Q पर भी मिल रही है। और IC1 के अनुसार हमने देखा कि P पर जो संतुष्टि मिल रही है वो R पर भी मिल रही है। अब आपने गणित विषय में देखा होगा कि जब ये P इस Q के बराबर ही भी है तो ये P इस R के बराबर भी है। इसका मतलब ये Q और R भी एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब Q पर जो संतुष्टि मिल रही है वो R पर भी मिलेगी। परंतु बच्चों हम देखें कि ये Q पॉइंट है वो R पॉइंट की अपेक्षा ऊपर स्थित है, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी जब हमने तटस्थता मानचित्र पढ़ा था कि ऊंचा तटस्थता वक्र होगा उस पर संतुष्टि का लेवल अधिक होगा, ठीक है। नीचा होगा तो कम होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Q ग्रेटर देन R और एक तरफ कह रहे हैं कि Q बराबर R, तो ये एक तरह का विरोधाभास है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इसके बाद हम बात करें कि एक ऊंचा अनधिमान वक्र एक नीचे अनधिमान वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि देता है, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो तटस्थता वक्र जितना ऊंचा होगा वहाँ उतनी ही अधिक संतुष्टि मिलेगी। जैसा कि हमने यहाँ दो तटस्थता वक्र लिए हैं, यहाँ हम बात करें ये अक्ष की कितनी मात्रा OX1 मात्रा, Y की कितनी OY1 मात्रा। अगर ये A पॉइंट की बात है, अगर इस P पॉइंट का बात करें तो यहाँ अक्ष की कितनी OX2 और Y की कितनी OY2। तो आप इस डायग्राम के अंतर्गत देख पा रहे हैं कि अक्ष की भी मात्रा बढ़ रही है और Y की भी मात्रा बढ़ रही है। तो हमने जैसा देखा कि हमें दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है, निश्चित रूप से संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि जितना ऊंचा तटस्थता वक्र होगा संतुष्टि का स्तर भी उतना ही अधिक होगा। एक आपके लिए प्रश्न है मेरा कि एक ही तटस्थता वक्र पर संतुष्टि का लेवल रहता है, समान या असमान, ये आपको बताना है। जैसे इसी IC1 पर बात करें तो इस पर जितने भी बिंदु हैं उन पर संतुष्टि का लेवल कैसा रहता है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बच्चों हमने आज की इस वीडियो के अंतर्गत तटस्थता वक्र से संबंधित हमने प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में जाना। और बड़ी सरल सा है कि अक्ष वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं, यहाँ अक्ष की जरूरी नहीं है, आप अपनी संबंधित कोई भी वस्तु रख सकते हो। किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं उसके लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी कर रहे हैं, उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। और वो कैसी है, घटती हुई है। और उसके बाद हमने इसकी विशेषताओं पर चर्चा की है। बच्चों यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तटस्थता वक्र की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, उसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए और सभी विशेषताओं में आपको डायग्राम भी बनाना है
जो आपने इंडिफरेंस कर्व का बनाया है, मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, कॉन्वेक्स होता है, और इसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक क्यों होता है? किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।